So welcome all to another meeting of Stroke Support India. Today we have Dr. Devendra Singh with us, as in last week. He is a master's in neuro rehabilitation and a CBT life coach specialist with a strong experience in treating stroke patients and currently working as a senior neurotherapist at Spinofed and Advanced Neurological Rehabilitation and Child Development Center in Pune. So we will be having, or rather we are having, a series of 4 such meets. We had one last week when we covered upper limb dysfunction, specifically shoulders related. Today we are going to talk about hand rehabilitation and activities of daily living, ADLs. Next week will be postural control and balance. And finally, the family role and support and rehabilitation activities. So thank you very much, Devendra sir, for all your support. Really appreciate it. And now I will just give it over to you and you can take it further from there. Thank you. I'm sharing the screen for myself. Yes, Devendra sir, you can share your screen. I think I've made you, yeah, you can share your screen. I think it is visible to user. Yes, it is visible. Yes. Okay. So we're talking about the stroke. I'll make sure कि हम दोनों language में बात करें because there are a lot of patients also with who are working. Hindi English, I think. Hindi English will be. No. Okay. So hand function is a very important function, or you can say very really discussed, और एक issue भी होता है patient के साथ जो हम patient bear करते हैं because walking, sitting balance, standing balance वो जल्दी आता है, they'll just approach it fast. But hand function एक ऐसा component है जो एक डिले होता है और जो पेशेंट को एक क्वेरी होती है कि जो हैंड फंक्शन है वो बहुत डिले आ रहा है और हैंड फंक्शन में प्रॉब्लम होती है विथ ईयर्स एंड ईयर्स दे आर टेकिंग की हैंड फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है. देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो इन द हैंड फंक्शन, सो वी आर मेनली फोकस्ड ऑन द हैंड फंक्शन टुडे. आई विल नॉट गो टू द अप्रोचेस और हम ट्रीटमेंट पार्ट में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे जो हम थेरेपिस्ट करते हैं. हम जस्ट ओवरव्यू ऑफ हैंड फंक्शन जो आप घर पे थेरेपिस्ट के गाइडेंस में और इन समटाइम जो आप घर पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपको पेशेंट के साथ करानी है, कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो आपको नहीं करानी है. तो देयर आर गाइडेंस की क्या करना है, इट इज मोस्ट डिस्कस्ड. बट अभी कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, so we'll discuss on that. So what is the process in this? I'm just going through a 3 process. First I'm just discussing on some techniques where we are using and उनका कुछ component जो आप घर पे करा सकते हैं. Like कोई भी टेक्निक ले, जैसे I'm taking brainstorm, अगर मैं brainstorm देखता हूँ तो मैं आपको पूरी एक थ्योरी पे नहीं जाऊंगा थेरेपिस्ट का, बट सम इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम यूज कर सकते हैं एज अ केयर टेकर और एज अ फैमिली मेंबर विद द पेशेंट. सेम फॉर नेक्स्ट विच आर असिस्टिव डिवाइसेस. बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे टूल्स होते हैं वी आर यूजिंग जिनको हम यूज करके पेशेंट की जो लाइफ है जब तक हैंड फंक्शन रिकवर नहीं होता है तो इन मील वाइल, और अगर कंप्लीटली रिकवर नहीं होता तो इन मील वाइल हम उन टूल्स को यूज कर सकते हैं, डिवाइसेस को यूज करते हैं टू मेक इट मोर फिजिबल टू द पेशेंट. और बिकॉज एक इंडिपेंडेंसी एक अलग ही फीलिंग होती है. लाइक पेशेंट अगर खुद से खाना खा पा रहा है विद यूज ऑफ सम टूल्स, वो एक बहुत अच्छा पार्ट होगा एज कम्पेयर टू अगर पेशेंट कोई और फीड करा रहा है. तो वी कैन श्योरली यूज द टूल्स एंड देन आई विल टॉक अबाउट सम एडवांस डेवलपमेंट की कुछ रोबोटिक और टेक्निक्स क्या आ रही हैं इन द फील्ड. सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ सेशन फ्रॉम दिस. व्हाट नॉट टू डू इन स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन. अगर हम स्ट्रोक को रिहैब करते हैं या पेशेंट को जो हम रिहैब कर रहे होते हैं तो आपको क्या चीजें नहीं करनी है. बिकॉज अगर आप ये चीजें रिपीटेशन में कराते हैं तो जो रिकवरी का पार्ट है वो एक सडन डिले में जाएगा और पेशेंट विल फील सम डिफरेंस इन द रिकवरी पार्ट. यू विल फील डिफरेंस कि पेशेंट रिकवरी फास्ट नहीं कर रहा. सो फर्स्ट इज अवॉइड पैसिव रेपिटेशन. अवॉइड पैसिव रेपिटेशन मींस पैसिव रेपिटेशन होती है अगर कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी कोई और करा रहा है. पैसिव मतलब किसी और के थ्रू करा रहे हैं. उससे होगा क्या, लाइक अगर आप पेशेंट का हाथ पकड़ रहे हैं, उसको ओपन क्लोज करा रहे हैं फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा टाइम, सिर्फ आप वही एक्टिविटी एक करा रहे हैं, सो वो एक नॉर्मल टोन अबाउट वो टाइटनेस में जा सकता है. पेशेंट स्लोली क्या हो जाएगा, वो इंडिविजुअल
डिपेंडेंसी में चला जाएगा। डिपेंडेंसी मीन वो खुद से नहीं कर रहा काम, तो एक डिपेंडेंसी चल जाएगा। तो अब हम क्यों अवॉइड करते हैं पैसिव रेपिटेशन, और उसमें क्या करना है हमें? इन्वॉल्व पेशेंट, you see in the green part, involve patient in the active participation activity, wiping, whipping hair, face, hair oiling, etc. लाइक हमें क्या करना है? पेशेंट को हमें इन्वॉल्व करना है एक्टिविटीज में। लाइक अगर कोई ऑयल आप लगा रहे हैं सर पे या किसी अफेक्टेड पार्ट, नॉन अफेक्टेड पार्ट पे लगा रहे हैं, बेटर होगा आप जो लोशन ऑयल जो भी यूज कर रहे हैं, यूज द पेशेंट। वर्क कर रहा है हाथ, नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। जस्ट आपको हाथ में ऑयल लगाना है, जस्ट पेशेंट को बोलना है अगर दिस इज राइट, इफ दिस इज अफेक्टेड, इसमें लकवा हुआ है, वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पकड़ेगा। आपने ऑयल टच कराया, देन स्लोली ही विल जस्ट गो ऑन द सरफेस ऑफ हेयर, स्किन पार्ट पे अगर जाना है तो जस्ट ग्रैब इट स्किन, जैसे भी हो रहा है। पेशेंट को इंडिपेंडेंट हमें बनाना है। इससे होगा क्या? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट, सॉरी, इंडिपेंडेंसी की फीलिंग। द सेकेंड पार्ट इज सेंसरी पार्ट, व्हेन पेशेंट इज टचिंग, और जब अपना हाथ छू रहा है, पैर छू रहा है, स्किन छू रहा है, हेयर छू रहा है, तो सेंसरी पार्ट है वो एग्रीवेट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं कुछ जो एग्रीवेट होते हैं और एक फीलिंग ऑफ सेंस देते हैं, जिससे रिकवरी फास्ट होना स्टार्ट होती है। Second part is what not to do in. Don't impose your task on the patient. Like if you are a patient therapist, or if you are a caregiver, or if you are a family member, तो आपको अपनी चीजें पेशेंट पे इम्पोज नहीं करनी, जिसको हम बोलते हैं कि आपको थोपना नहीं है उस पर, कि लाइक आप उसको सिखा रहे हैं तो ग्लास पकड़ना सीखो, बॉटल पकड़ना सीखो, आप ये एक्टिविटीज सीखें। इससे होगा क्या? फर्स्ट इज बोरिंग, नॉट वर्थी, और वर्क टू डू। इट मीन्स जो आप सिखा रहे हैं वो मैटर नहीं करता कि पेशेंट को उसका जरूरत है या नहीं है, पेशेंट उसको विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेटर क्या होगा? अलाउ पेशेंट टू डिसाइड। उससे क्या होगा? इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा पट्टा, मोटिवेटेड एंड नीडफुल, बिकॉज पेशेंट नो व्हाट करेंटली आई नीड। अगर पेशेंट को नीड है कि मुझे बेड में शिफ्टिंग सीखनी है, और आप उसको सिटिंग सिखा रहे हैं, बैठना सिखा रहे हैं, पेशेंट को इम्पोर्टेंट नहीं फील करेगा और वो उतना विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बिकॉज पेशेंट के ब्रेन में है फर्स्ट आई हैव टू गेट अप, मुझे पहले उठना सीखना है। सेम फॉर हैंड, अगर उसे लगता है कि मुझे पहले वाइप आउट सीखना है, या मुझे फेशियल अपने वाइप आउट विद टॉवल और फेस वॉशिंग सीखनी है, तो आप पहले वो चीज सीखेंगे, अदर देन कि आप उसको राइटिंग पेन पकड़ना या कोई डिवाइस पकड़ना सिखा रहे हैं। सो डोंट इम्पोज योर टास्क, आस्क द पेशेंट। अगर वो बोल पा रहा है, और अगर वो बोल नहीं पा रहा है, स्पीच इज लॉस और डिमिश, तो आप उसको इशारे से वो आपको इंडिकेट करेगा तो वो कौन सी एक्टिविटीज करानी है। तो आप विद द हेल्प ऑफ पेशेंट, आप पेशेंट की भी नीड को एक प्रियोरिटी दीजिए। देन नेक्स्ट पार्ट इज दिस इज, डू नॉट सेलेक्ट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टास्क। क्यों? बहुत मुश्किल काम और बहुत कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई काम है, आप उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ना तो फैमिली मेंबर्स करेंगे। और पेशेंट को भी ध्यान रखें, इफ यू आर पेशेंट, डोंट जस्ट डू कि मुझे डायरेक्टली ये सीख लेना है। वो विद स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे काम सीखिए, छोटे छोटे प्लेसेस से स्टार्ट करिए, लाइक वाइपिंग इन द फ्लोर और वाइपिंग इन द डाइनिंग टेबल एक्टिविटीज। तो उससे क्या होगा? फर्स्ट, अगर आप डायरेक्ट डिफिकल्ट टास्क पेशेंट को देंगे, इफ थेरेपिस्ट इज गिविंग, अगर पेशेंट को थेरेपिस्ट दे रहा है डिफिकल्ट का, तो समटाइम पेशेंट एक फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज वो कर नहीं पाएगा जीरो। अगर आप पेशेंट बोले हाथ आप उठा के ऊपर लाइए और जस्ट यू हैव टू होल्ड समथिंग, आप उसको पकड़ के दिखाइए। अगर पेशेंट वो एक्टिविटी आप उसको वीक करा दें, पूरे वीक में एक एक्टिविटी सिखा रहे हैं, तो एक सबसे होगा तो इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, और कॉन्फिडेंस लूज होने स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट। बेटर क्या होता है? यूज सिंपल टास्क, और इफ देयर इज अ टास्क कि आपको सिखाना है, तो डिवाइड इनटू स्टेप्स, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करिए। लाइक अगर मुझे बॉटल पकड़ना सिखाना है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं करेंगे आप उसके हाथ में बॉटल दिया देन स्टार्ट ग्रैबिंग, उसको टच करना चाहिए, जस्ट कि वो टच करे, दोनों हाथ यूज कर सकता है, सिंगल हाथ आप सपोर्ट कर सकते हैं। स्मॉल, अगर आपको ड्रिंकिंग ऑफ वाटर्स नहीं है, तो आप पीने की जगह पहले आप पकड़ना सिखाएंगे बॉटल। लाइक वे आर डिवाइडिंग अब लॉन्ग टास्क, जिसमें हम बॉटल को पकड़ते हैं, ओपन करते हैं, जस्ट पीते हैं, उस टास्क को हम क्या करें? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टास्क नहीं लेना है। Third is very importantly, I was discussing in the previous webinar also, that is purposeful. A word is very important, purposeful. Always select the activity which is purposeful. आप अगर पेशेंट को कोई चीज सिखा रहे हैं, एक्टिविटी सिखा रहे हैं, उसका एक पर्पस होना चाहिए। उसके एक लाइफ में, एक उसकी डेली एक्टिविटीज में देयर विल बी अ पर्पस। आप अगर पेशेंट को लाइक, इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल, अगर आप पेशेंट टीचर है, तो बेटर देन आप उसको कुछ गार्डनिंग एक्टिविटी की जगह उसको आप एक ऑफिस वर्क में सिखाएंगे। आई विल शो द वीडियो, मैं वीडियो बाद में दिखाऊंगा कि कौन से पेशेंट को हम कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ टू प्लान, इस पेशेंट को क्या नीड है, या आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अभी किसकी नीड है।
So activity should be purposeful. Then there are some, I'll discuss now. I'm going to the treatment technique. First हम क्या नहीं करना है, that is very important. So we'll discuss about that. हमने इसको discuss कर लिया. Now what is the treatment techniques? There is a brainstorm. ये पेशेंट के नीड का इतना नहीं है, बट देयर इज सम स्टेज, बिकॉज आप हमेशा देखना होता है कि पेशेंट, आप अपने थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं कि जो मेरा पेशेंट है वो भी, या मेरा फैमिली मेंबर है, वो किस स्टेज ऑफ रिकवरी में है. हम उस हिसाब से उनका गोल और एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करेंगे. अगर पेशेंट एक लोअर स्टेज ऑफ रिकवरी में है, लाइक स्टेज 1 में है, और आप स्टेज 4 का ट्रीटमेंट एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, तो फर्स्ट वो वर्दी नहीं हुई, कोई नीड नहीं उन एक्टिविटीज की, और वो एक्टिविटीज आएंगी नहीं. इट मीन्स वो एक हायर लेवल की एक्टिविटीज है. तो बेटर है पेशेंट का जो स्टेज ऑफ रिकवरी है उसके अकॉर्डिंगली हमेशा प्लान करते हैं. तो आप अपने थेरेपिस्ट से गाइड ले सकते हैं, थेरेपिस्ट से तो मेरा पेशेंट किस स्टेज ऑफ रिकवरी में कौन कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकती है. बिकॉज अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा अगर आप उसको एक हायर स्टेज ऑफ रिकवरी सिखाते हैं एज कम्पेयर टू लोअर स्टेज. अगर पेशेंट लोअर में है तो आपको हायर स्टेज का रिकवरी आप सिखा रहे हैं, तो पेशेंट विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, और वो रिकवरीज में एक जो गैप है इन बिटवीन द रिकवरी, जो अच्छी रिकवरी आप ला सकते थे स्मॉल डिस्टेंस ऑफ टाइम में या इनिशियल स्टेज में, वो रिकवरी टाइम डिले हो जाएगा बिकॉज आप अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ रिकवरी नहीं चल रहे हैं. तो देर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जिसमें करते हैं हम. फैसिलिटेशन देते हैं. फैसिलिटेशन मीन्स हम उस पार्ट को एग्रीवेट करते हैं विद सम टेक्निक. आई विल जस्ट डेमोन्स्ट्रेट दीज थिंग्स. सेकेंड है, हम कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज स्टार्ट होती है पेशेंट में आफ्टर अ न्यूरोलॉजिकल इंजरी. किसी भी न्यूरॉन, अगर न्यूरोलॉजिकल इंजरी, उसके बाद कुछ ऐसे रिएक्शन स्टार्ट होते हैं जिनको यूज करके हम ट्रीटमेंट में एक प्रोटोकॉल फिक्स करते हैं. तो विल डिस्कस ऑन दिस like this. There are some part, this is the most important part. हम क्या करते हैं, we are just taking hand, फैमिली मेंबर्स या जो थेरेपिस्ट में, अगर हाथ खुल नहीं रहा या बंद नहीं हो रहा, we just start doing this movement. आप ओपन क्लोज फोर्सफुली कराने स्टार्ट कर देते हैं, कहीं से भी पकड़ के किसी भी मूवमेंट में स्टार्ट करा देते हैं, जो एक प्रॉपर वे नहीं है हैंडल करने का पेशेंट का. पेशेंट्स को ऐसे हैंडल नहीं करते बिकॉज देर आर सम जोन्स. अगर आप उनको एग्रीवेट करेंगे, कुछ पार्ट ऑफ हैंड होता है, आप अगर उनको टच करेंगे, उससे आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एक हिंड्रेंस पैदा होगी और एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिले होगी. लाइक यू आर सीइंग दिस इमेज, आई थिंक इमेज आपको विजुअल है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ हैंड जहां आपको ऑरेंज मार्क दिख रहा है, ऑरेंज मार्क टिल दी दिस ब्लू वन बिलो दिस डॉट्स. हमें कभी भी इस पार्ट ऑफ आर्म को टच नहीं करना होता है. इट मीन जो ये व्हाइटिश पार्ट भी है यहाँ भी नहीं टच करना, और आपको ये पार्ट एग्रीवेट नहीं करना. ऑलवेज वी आर गोइंग टू ब्लू टिप एंड दिस लेटरल थंब. तो आप जो भी एक्टिविटीज देखेंगे नेक्स्ट इन द वीडियो, वो हाथ पकड़ा कहाँ से गया है वेरी इंपॉर्टेंट होता है. आप अगर पेशेंट का हाथ ओपन करा रहे हैं, अगर वो स्पास्टिक है, बहुत ज्यादा टाइट है, तो आप ओपन करा रहे हैं, तो आप फोर्सफुली कभी भी हाथ ओपन नहीं कराना है. देयर आर सम टेक्निक्स, अगर आप फोर्सफुली ओपन कराएंगे देयर इज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, स्पैसी बहुत ज्यादा है. सेकंड, आप वो रिफ्लेक्सेस को एग्रीवेट कर रहे हैं जिससे वो एक ट्रीटमेंट जो है वो डिले होगा. तो हाउ टू हैंडल दिस दिस सी द वीडियो. सो आई एम पॉजिंग द वीडियो, सी फ्रॉम वेयर वी आर. अगर आपके घर पे पेशेंट है तो आपको हमेशा हाथ इस वे में पकड़ना है. जस्ट आई एम होल्डिंग दिस पार्ट, दिस व्हाइटिश पार्ट ऑफ द पार्ट एंड दिस पार्ट. हमने एक पेशेंट के सामने, हैंड शुड बी विजिबल टू द पेशेंट. हमेशा जो हाथ, जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं हाथ की, वो एक्टिविटी हमेशा पेशेंट को दिखनी चाहिए. आप कुछ भी यूज करिए, आप एक बॉक्स रख सकते हैं, आप साइड में, अगर पेशेंट लाई डाउन है, लेटा हुआ है, तो आप वो हाथ को ऊपर उठा के एक्टिविटी करा सकते हैं. जस्ट इट इज विजिबल टू द पेशेंट. जो हाथ है वो पेशेंट को विजिबल होना चाहिए. तो आई एम होल्डिंग लाइक दिस ऑन थंब पार्ट एंड जस्ट गोइंग टू टिपिंग द हैंड. इससे अगर पेशेंट का हाथ टाइट है, स्लोली अपने आप ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा. देयर इज टेक्निक कि आपको हाथ पकड़ना कैसे. आपको हाथ पूरा नहीं पकड़ने का, आपने हाथ पूरा पकड़ा और घुमाना स्टार्ट किया नहीं. आपको जस्ट you have to hold from this part. Always try to hold from this part or mid of the lateral side of this part. Only this part and this part is allowed to you to just grab the hand. Second, अगर हमें ओपन कराना है पेशेंट का हाथ, अगर आपका हाथ, पेशेंट का हाथ टाइट है, तो आप कैसे ओपन कराते हैं, लाइक दिस.
अगेन मैंने कोई भी इंटरनल पार्ट ऑफ हैंड नहीं पकड़ा है, जस्ट मैंने एक रिस्ट का पार्ट पकड़ा है, जस्ट आई एम जस्ट फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेट मींस हम एक हाथ को रब कर रहे हैं जिससे कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और हाथ ओपन स्टार्ट हो जाता है। बेटर देन आप एक फोर्सफुली हाथ को ओपन करा रहे हैं, जस्ट ट्राई टू यूज दिस जस्ट यू कैन से टेक्निक, और एक तरीका है जिससे आप पेशेंट का हाथ ओपन करा सकते हैं। ओके, होल्डिंग द हैंड, रबिंग फ्रॉम द बिहाइंड, जस्ट एग्रीवेट द बिहाइंड पार्ट, बिकॉज आप इस पार्ट को टच करेंगे, अगर इसको बार बार टच करेंगे तो और टाइटनेस हो जाएगी। बेटर आपको ओपन कराना है अगेंस्ट, तो बैक ऑफ द हैंड का पार्ट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज, अगर पेशेंट है, अब हम पेशेंट को क्या करा रहे हैं, हाउ टू मेक पेशेंट एक्टिव इन द दैट एक्टिविटी और टास्क में, हम कैसे पेशेंट को एक्टिव कराते हैं उस एक्टिविटी और टास्क में। दिस इज अ वीडियो। वी आर आस्किंग द पेशेंट टैप फ्रॉम नॉन अफेक्टेड हैंड, और अफेक्टेड को टैप कर रहे हैं, जिससे एक नेग्लेक्शन, पेशेंट को पार्ट को नेग्लेक्ट करना या फिर उसको उसकी ओर ना देखना वाला जो एक वर्ड है, नेग्लेक्शन इज टर्म, जिसका पेशेंट अपने एक बॉडी पार्ट को, अफेक्टेड साइड को देखना या फिर उसको इग्नोर करना स्टार्ट हो जाता है। बेटर इन्वॉल्व द पेशेंट टू द एक्टिविटीज शी इज इन्वॉल्विंग एक्टिवली। सेकंड, हाउ टू ओपन, वी आर यूजिंग सम जेल और ऑयल and just doing facilitation. You can see मैं कोई फोर्सफुली नहीं करा रहा, हाथ बहुत ज्यादा टाइट कर पेशेंट, जस्ट आई एम यूजिंग सम टेक्निक, फैसिलिटेशन टेक्निक्स, वी कॉल इट फैसिलिटेशन, जिससे पेशेंट को एक स्वाइप और एक बस स्मूथ एक्टिविटीज और स्मूथ हम एक स्लाइडिंग ऑफ हैंड कर रहे हैं इन द अपोजिट साइड, हाथ के पीछे कर, जिससे पेशेंट का हाथ ओपन होने की ट्राई कर रहा है और वो ओपन होता भी है। तो ऑलवेज यूज एनी लुब्रिकेंट, ऑयल और एरोसोल जेल्स यूज करिए, बिकॉज विद द फ्रिक्शन पेशेंट मे फील इरिटेटेड और मे फील द बर्निंग सेंसेशन, तो हमेशा एक लुब्रिकेंट यूज करते हैं। सेकेंड, नाउ आई एम इन्वॉल्विंग द पेशेंट ओनली, अभी हम क्या करें, पेशेंट को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज में। वो नॉन अफेक्टेड आर्म है जिसमें हमने जेल लगाई है, और अफेक्टेड आर्म से वी आर आस्किंग जस्ट गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और अप एंड डाउन इन द एल्बो। तो अगेन ऐसा नहीं है कि मैंने पेशेंट को पकड़ा और उसकी ऑयल मसाज की, तो आपको क्या करना है, पेशेंट का अफेक्टेड आर्म वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जस्ट इट इज वैसे आप अप्लाई करिए दूसरे हाथ में ऑयल और समथिंग, जो भी आप कर रहे हैं, ड्रेसिंग एक्टिविटीज करा रहे हैं, ग्रूमिंग एक्टिविटीज करा रहे हैं, पेशेंट को इन्वॉल्व करिए टास्क में। सेंसरी पार्ट एग्रीवेट होगा फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग पेशेंट विल नो कि उसका पार्ट कौन सा एक्टिव नहीं है, उसे क्या चीजें करनी इन द इनिशियल फेजेस। अगर पेशेंट लाइक अभी शी इज नॉट एक्टिव, कुछ एक्टिविटीज अगर पेशेंट एक्टिव है और देन देयर आर सम अदर एक्टिविटीज, इनिशियल स्टेज के लिए हम ये चीजें करते हैं, हम पेशेंट को अप्लाई करने के लिए पेशेंट खुद से बोलते हैं। सेम टाइम आफ्टर सम डेज और सम वीक्स पेशेंट विल स्टार्ट इट विद द मूवमेंट, वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है पेशेंट अपने से, बिकॉज हम उसको बार बार उसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। ऑलवेज इन्वॉल्व पेशेंट इन द एक्टिविटीज। नाउ देयर आर सम रिएक्शन, एसोसिएटेड रिएक्शन, इट मींस हम हाथ के या फिर किसी लिम्ब के दोनों पार्ट यूज करते हैं, अफेक्टेड नॉन अफेक्टेड, दोनों पार्ट यूज करके कैसे हम कोई ट्रेनिंग एक्टिविटी करा सकते हैं, हम इन वीडियोस में देखेंगे, लाइक दिस वीडियो। हम इसमें क्या करा रहे हैं, जो मैम का लेफ्ट है, दैट इज लेफ्ट साइड, दिस इज अफेक्टेड आर्म, दिस इज नॉन अफेक्टेड आर्म, मैंने पीछे से एल्बो होल्ड की है एंड मैं फोर्स एक लगा रहा हूँ जिससे पेशेंट हाथ ओपन अपना नहीं कर पा रहा है, दैट इज नॉन अफेक्टेड, इसमें लकवा नहीं हुआ है। तो जब वो फोर्स है, क्योंकि मैं भी ताकत लगा रहा हूँ साथ में, व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स अगेंस्ट हर एक्शन, वो उस पावर को बढ़ा रही है। जब ऐसा कभी हम करते हैं तो जो नॉन अफेक्टेड आर्म होता है उसका रिफ्लेक्ट विद द अफेक्टेड आर्म भी जनरेट होता है, जिससे इस आर्म में, अफेक्टेड आर्म में रिफ्लेक्सेस ब्रेन एक गाइड करता है और फंक्शन स्टार्ट होते हैं, आपको फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रेक्शन दिखेंगे। सेम फॉर इफ यू आर यूजिंग फॉर फिस्ट, आप जो नॉन अफेक्टेड आर्म है उस पर कोई चीज दीजिए या अपना हाथ दीजिए उनको पूरी जोर से दबाने के लिए, जब वो फोर्स नॉन अफेक्टेड आर्म पे लगाएंगे दबाने के लिए, सेम टाइम पे अफेक्टेड आर्म है वो भी क्लोज आने की कोशिश करें। सेम फॉर ओपनिंग ऑफ हैंड, कुछ बैंड्स आती हैं, इलास्टिक बैंड, जो हम पेशेंट के फिंगर्स में ग्रिप कराते हैं, उसको बोलते हैं फोर्सफुली ओपन करिए विद द नॉन अफेक्टेड आर्म, जिसमें लकवा नहीं हुआ है। वो एक सिग्नल ब्रेन पे जाता है और जो अफेक्टेड आर्म अगर टाइट है पेशेंट का, वो ओपन होने की कोशिश करता है, और विद दिस विद इन टाइम
कुछ टाइम बाद पेशेंट वो लर्न कर लेता है। सेम फॉर दिस ऑल्सो, मैंने दोनों हाथ पकड़ रखे हैं पेशेंट के, और पेशेंट बोला अपने हाथ ओपन करने की कोशिश करिए दोनों। तो एक टाइम पे ब्रेन एक साथ एक्टिव हो रहा है पेशेंट का, और वो क्या करने की कोशिश कर रही है, आंख ओपन करने की। सेम टाइम पे जो अफेक्टेड आर्म है उसमें लकवा हुआ है, मैं उसको भी गाइड कर रहा हूँ ओपन होने के लिए साथ में। इसमें एक चीज का मैंने ध्यान रखा है, जो नॉन अफेक्टेड आर्म है उसको मैंने ऊपर लिया है, जो अफेक्टेड आर्म है उसको मैंने नीचे लिया है, बिकॉज जब वो नॉन अफेक्टेड से फोर्स लगा रही है तो वो अफेक्टेड आर्म को नीचे ले जाने की कोशिश कर रही है। सेम टाइम शी इज द ओनली वन हु इज अप्लाइंग द फोर्स, वो खुद से ही फोर्स लगा रही है अगर आर्म बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है तो। देन देयर इज अ रूट्स अप्रोच, we call this roots because discovered by scientists, so this is not for patient use। तो हम उस टेक्निक से करते क्या है, आप अगर पेशेंट का हाथ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, लाइक आई थिंक मैम इज ज्वाइन द मीटिंग, अगर 6 months ऑफ हर मदर इज अफेक्टेड विद दिस, तो आई थिंक अभी हैंड फंक्शंस नहीं होंगे। तो व्हाट वी कैन स्टार्ट विद द दिस फैसिलिटेशन टेक्निक। फैसिलिटेशन टेक्निक मींस वी आर फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट, हम उस एक्शंस को मूवमेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेशन इन हिंदी कॉल, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं एक कुछ मूवमेंट से। तो फर्स्ट इज लाइट टच। लाइट टच में क्या करते हैं, हम किसी भी स्मॉल कैमल ब्रश हो सकता है, कोई कॉटन हो सकती है फास्ट, या विद द फर्म हैंड ओनली, हम अफेक्टेड आर्म को जस्ट लाइट टच देने की कोशिश करते हैं, जस्ट गिव इन द लाइट टच। अगर आपको हाथ ओपन भी कराना है तो वी जस्ट स्टार्ट जस्ट फैसिलिटेटिंग। तो हम क्या करें, फर्स्ट इज लाइट टच, बहुत लाइटली फर्म कर रहे हैं। देन सेकेंड इज ब्रशिंग टेक्निक, दैट इज फास्ट ब्रशिंग। देयर रोटेटिव ब्रश आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, जिससे ब्रश रोटेट करता है। उसमें भी सेम होता है, बिकॉज देयर आर सम नर्व फाइबर्स वी आर कॉलिंग रास, बिकॉज सी फाइबर्स इन मेडिकल टर्म वी आर कॉलिंग सी फाइबर। तो आप फास्ट ब्रशिंग, आप न्यू बूट ब्रश भी ले सकते हैं, जिससे हम वी आर पॉलिशिंग ब्रश शूज, आप वो भी यूज करते हैं, टूथ ब्रश भी यूज कर सकते हैं, और देयर आर सम कैमल ब्रशेस कमिंग, आप उनसे भी लेकर के फास्ट ब्रशिंग कर सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिकल ब्रश इज नॉट अवेलेबल टू यू, अगर इलेक्ट्रिक अवेलेबल नहीं है तो आप उसमें क्या करें, फास्ट ब्रशिंग करनी है। और बस हमेशा ध्यान ये रखना है कि आर्म में अगर आप ब्रशिंग कर रहे हैं तो आप अगर एल्बो से एग्रीवेट कर रहे हैं और हैंड को कर रहे हैं तो हमेशा अप टू डाउन, फ्रॉम एल्बो टू हैंड, फ्रॉम रिस्ट टू हैंड, जस्ट गो फास्ट ब्रशिंग। दिस इज टेक्निक फॉर फैसिलिटेटिंग। अगर हाथ मूवमेंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, फ्लैसिड स्टेट में, स्टेज 1 पे है अगर रिकवरी, और स्टेज 0 पे रिकवरी है। सेकेंड इज आइसिंग। हम आइसिंग दो तरीके से करते हैं, फास्ट आइसिंग, स्लो आइसिंग। तो फॉर पोस्चरल कंट्रोल, अगर आपका पेशेंट बैठ भी नहीं पा रहा है तो हम लॉन्ग आइसिंग करते हैं, बट फॉर द हैंड रिहबिलिटेशन वी आर टॉकिंग, तो हम आइसिंग करेंगे, हम फास्ट आइसिंग करेंगे, जिससे ए फाइबर, देयर फाइबर्स इन द ब्रेन विच आर एग्रीवेटिंग। आइसिंग करना है, आपको क्यूब लेना है, आइस का एक क्यूब लेना है, और आइस पैक ले सकते हैं, बेटर टेक क्यूब। बस आपको ये ध्यान रखें उसके एजेस इतने शार्प नहीं हो कि पेशेंट को इंजरी हो जाए। बस आपको अगेन आइस क्यूब लेना है, जस्ट गो विद द एरिया। अगर आपको हाथ की कोई सा पार्ट, आप जस्ट एक एरिया डिसाइड करिए हाथ का। इफ आई एम डिसाइडिंग दिस फोर आर्म पार्ट, तो मैं एक आइस क्यूब ले रहा हूँ आर पे रख के, जस्ट आई एम गोइंग फास्ट फैसिलिटेटिंग ऑफ द टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, मेनली हम इग्नोर कर देते हैं, थेरेपिस्ट अगर बताता भी है फैमिली मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स ध्यान नहीं देते और दे आर नॉट कंसीडरिंग इट, बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। सेम देन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीन हम किसी भी जॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर पेशेंट एक्टिव नहीं है फिर भी हमें उस जॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करना है। यू कैन पैसिवली अप्लाई द प्रेशर, अगर रिस्ट पे है तो आप पैसिवली कर सकते हैं, अदरवाइज देयर आर सम वीडियोस जिसमें पेशेंट को उस पार्ट पे, उस बॉडी पार्ट पे वेट डालने की कोशिश करते हैं। सेम अगर रिस्ट एक्टिव नहीं है तो आप रिस्ट पे करके हम उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, मीन हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट इज वाइब्रेशन, जिसमें हम एक वाइब्रेशन मशीन और वाइब्रेटर यूज करते हैं एक मसल बेली को एक्टिव कराने के लिए। इफ ट्राइसेप्स इज नॉट एक्टिव, जो पीछे का हाथ का पार्ट है, मेनली स्ट्रोक पेशेंट एक्टिव नहीं होता है, वी आर जस्ट टेकिंग वाइब्रेशन, हम उस मसल बेली पे वाइब्रेशन एक टेक्निक जैसे लाइक वी आर टैपिंग, सेम थिंग वी आर यूजिंग मशीन फॉर वाइब्रेशन। तो आप ट्राइसेप्स में, फोर आर्म की मशीन में और फोर आर्म की मसल्स में आप वो मशीन यूज कर सकते हैं टू एग्रीवेट दी हैंड फंक्शन। तो दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक in the roots approach only. Then stretch, very important technique, आप घर पे भी कर सकते हैं पेशेंट के कोई फंक्शन एग्रीवेट करने के लिए विथ स्ट्रेचिंग, जिसमें क्या करते हैं फोर्सफुल स्ट्रेच देते हैं पेशेंट को। तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड, देयर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेच, बट आपको मेनली ध्यान रखना है स्ट्रेच प्रेशर पे। तो
slide is complete. Just see the video. First time I am giving him. This is stretch. We are calling it stretch, but how stretch function is? There is a direct pressure on the tendon. It means of 3 fingers, 2 fingers or index finger thumb use कर रहे हैं. I'm just directly applying the pressure on the tendons. और उससे एक reflex generate हो रहा है. Like this. मैं pressure कर रहा हूँ. पैर ऊपर आ रहा है. जो आप foot drop हम बोलते हैं जिसको. उसके लिए I'm using same for stretch. I'm giving forceful stretch to the joint. Like I'm stretching forcefully to the wrist. Reflection. You can do these things for wrist only with some precautions. बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना आपको. No force. There is stress reflex. एक रिफ्लेक्स स्ट्रेच जो धीरे धीरे करके उस फोर्स को और उस टेक्निक को और उस फंक्शन को एग्रीवेट करेगा, जिससे पेशेंट का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा. फॉर हैंड हाउ आई एम यूजिंग. हाथ के लिए कैसे यूज करते हैं? दिस वे. अगेन इन द फर्स्ट स्लाइड ओनली हमें हाथ को पकड़ना कैसे. मैंने हाथ का कोई बीच का पार्ट नहीं पकड़ रखा है. जस्ट मैंने कॉर्नर से थंब का पार्ट पकड़ा हुआ है. नाउ आई एम गिविंग द स्ट्रेच. कैसे देना है? यस, फास्ट स्ट्रेच. कैन सी हाँ, पेशेंट का हाथ कंप्लीटली फ्लैसिड है. मैंने कॉर्नर पकड़ा. आई एम गिविंग द फास्ट स्ट्रेच लाइक दिस. अगर आपका पेशेंट का हाथ बहुत ज्यादा टाइट है, अगर आपके घर में कोई फैमिली मेंबर्स हैं, आप कोई पेशेंट हैं या फिर आप अगर केयर टेकर हैं, तो अगर आप देखेंगे अगर हाथ बहुत ज्यादा टाइट है, फोर्सफुली ओपन करने की बजाय या जस्ट आप उसको फोर्सफुली ओपन कर रहे हैं, अगर उसकी बजाय आप जस्ट जस्ट ट्राई द टेक्निक टुडे ओनली कि आप उसको पीछे से उसकी फिंगर से फोर्स अप्लाई करने स्टार्ट करें. लाइक दिस. इफ यू आर यूजिंग जस्ट अप्लाई दिस स्ट्रेच फोर्स. आपको थोड़े टाइम बाद स्टार्ट हो, जस्ट विद इन 2 और 3 स्ट्रेच आपको फील होगा वो हाथ लूज होना स्टार्ट हो गया. नाउ दे आर एबल टू ओपन द हैंड. उनका हाथ अभी खुल चुका है. तो बेटर देन फोर्स, अप्लाई द टेक्निक्स. नाउ देयर आर सम टैपिंग टेक्निक्स जिसमें हम उस बॉडी पार्ट को या उस लिम्ब को टैप करके रिफ्लेक्स जनरेट करते हैं. जैसे मैंने टैप किया, उनका पैर ऊपर आ गया. दैट इज कंप्लीटली फुट ड्रॉप. वो अपना पैर बिल्कुल हिला नहीं पाते. बट नाउ विद टैपिंग दैट रिफ्लेक्स इज एग्रीवेटिंग. वो एक रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है. नाउ there is CIMT. There is some limitation in CIMT, constraint induced movement therapy. There is a word or just you are saying a constraint. Constraint means हम किसी बॉडी पार्ट को अगर हम किसी फंक्शन से रोकते हैं, लाइक आपने देखा होगा अगर पेशेंट के हाथ एक्टिव हो जाता है उसके बाद भी पेशेंट की जो हैबिट होती है वो होती है जो नॉन अफेक्टेड आर्म है उससे फंक्शन करता रहता है. तो फर्स्ट ये टेक्निक आप तभी यूज करेंगे, देयर इज अ लिमिटेशन और देयर इज अ की पॉइंट इन दिस नोट कि अगर आपका पेशेंट टू 10 डिग्रीज मीन्स 10 to 20 थोड़ा हैंड की मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है, आप ये टेक्निक तभी यूज करेंगे. अगर आर्म पूरा फ्लैसिड है तो आप ये टेक्निक यूज नहीं करेंगे. राइट दिस वे. तो अगर पेशेंट का हाथ एक्टिव है तो आपको उसी टेक्निक को यूज करना है. एक्चुअली हम करते क्या है, लाइक फोटोज. ओके, हमने क्या किया है, जो नॉन अफेक्टेड आर्म है उसको हमने किसी भी चीज से रेजिस्ट किया है. लाइक किसी पाउच के अंदर डाल सकते हैं. लाइक बेकिंग पाउच है जो हम माइक्रोवेव में यूज करते हैं, ओवन में यूज करते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं. आप किसी भी क्लॉथ या फिर किसी भी बैंडेज से आप वो हाथ को बांध सकते हैं. और जस्ट आई एम आस्किंग पेशेंट, और आप क्या करेंगे, जो नॉन अफेक्टेड आर्म है उसको रेजिस्ट करके अफेक्टेड आर्म से ही फंक्शन करने के लिए बोलेंगे. अगर आपका पेशेंट हाथ एक्टिविटी स्टार्ट कर चुका है बट फिर भी विलिंगली वो या फिर विलिंगली और नॉन विलिंगली वो अपना नॉन अफेक्टेड आर्म ही यूज करता है, तो बहुत ही टेक्निक है. इन अ डे आप 1 आवर्स और 2 आवर्स के लिए, लाइक 1 आवर सेशन देन 1 आवर सेशन देन 1 आवर इन डे 3 टाइम्स ऑल्सो 2 टाइम्स ऑल्सो. जस्ट टाई द हैंड, नॉन अफेक्टेड आर्म उसको आप बांध दीजिए और पाउच में और जस्ट पॉकेट में डला के जो 1 आवर का टाइम है उसमें जो भी एक्टिविटी पेशेंट करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड आर्म से करेगा. इट विल श्योरली इम्प्रूव द फंक्शन. और जो एक हैबिचुअल पैटर्न बन चुका है ब्रेन का इनिशियल फेज ऑफ रिकवरी से, वो भी एक पैटर्न टूटे. ओके, सो सीआईएमटी में क्या करते हैं, हम हाथ को रेजिस्ट करते हैं नॉन अफेक्टेड को, अफेक्टेड से ही वो टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑन फंक्शन करने के लिए बोलते हैं. लाइक ट्रांसफर ऑफ ग्लास से वाटर ट्रांसफर कर रहा है, कोई गेम प्ले कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी आप सिखा रहे हैं तो.
The second is sorry, fourth activity. Okay, BAT, that is bilateral arm training. हमने ये ट्रेनिंग डिस्कस की थी शोल्डर फंक्शन में भी, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि आपको अगर हैंड फंक्शन नहीं आया पेशेंट को, आपको सिर्फ उसका वेट नहीं करना है, आपको बायलेटरल आर्म ट्रेनिंग यूज करनी है। इसमें हम क्या करते हैं, हाथ के दोनों पार्ट का यूज करके पेशेंट को कोई एक्टिविटी सिखाते हैं। लाइक अगर बॉटल मेरे पास है, अगर पानी पीने सिखाना बॉटल, तो व्हाट वी आर यूजिंग, हम हाथ दोनों हाथ को यूज कर रहे हैं। अफेक्टेड आर्म से बॉटल टच करा रहे हैं, नॉन अफेक्टेड से उसको ग्रैब करा के हम दोनों हाथ यूज कर रहे हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज आप करा सकते हैं। जस्ट ट्राई टू यूज अ बोथ द हैंड। हम तो क्या करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल आर्म ट्रेनिंग। हम वो दोनों हाथ को यूज कराते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए। लाइक दिस इज पेशेंट विथ लेफ्ट साइड अफेक्टेड, उनके फंक्शन आ चुके हैं, बट अगेन दैट इज नॉट दैट फाइन फंक्शन, और उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बायलेटरल आर्म ट्रेनिंग पे उनको डालते हैं। दिस इज एक्टिविटी, यू कैन सी हियर आई एम यूजिंग कंप्लीटली रॉ मटेरियल, बिकॉज जो बाउल है, जो सीड्स हैं, एवरीथिंग अवेलेबल टू होम, सभी घर पे अवेलेबल होते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज हमें यूज में आती है डेली लाइफ। लाइक ये एक्टिविटी जो मैं सिखा रहा हूँ पेशेंट को, दैट इज फॉर डाइनिंग एक्टिविटी, बिकॉज पेशेंट को अगर फूड सर्व करना है या खुद से फूड लेना है, अगर फैमिली मेंबर नहीं है तो वो कैसे करेंगे। अगर एक्टिव है तो आपको कोई पर्पसफुल एक्टिविटी, दिस इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी, इसका एक पर्पस है उसकी डेली लाइफ में, उनको उसकी नीड है, तो हम वो एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करा रहे हैं। एक अगेन जस्ट यूजिंग बोथ हैंड एंड ट्रांसफरिंग। आप बहुत सारी एक्टिविटी यूज करा सकते हैं। अगर आप इतना एक्टिव नहीं पेशेंट, तो फिर ट्रांसफर सिखा सकते हैं कि आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है, एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज बुक, और उसकी थोड़ी ग्रिपिंग आ चुकी है, तो आप दोनों यूज करके बुक को ट्रांसफर करने के लिए, लिफ्टिंग के लिए, जस्ट अगर वो भी नहीं है तो जस्ट यूजिंग द ग्रिप, के आप दोनों आर्म को ग्रिप करके सिखा रहे हैं। तो दीज आर द बायलेटरल आर्म ट्रेनिंग इन दिस एक्टिविटी। अभी क्या है, इस पेशेंट का हाथ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो हम बायलेटरल आर्म ट्रेनिंग उन पेशेंट्स पे कैसे यूज कर सकते हैं जिनकी हैंड फंक्शंस दैट इज इन ग्रेड 1, अगर वो बिल्कुल भी फ्लैसिड है, तो इनका हैंड फंक्शन नहीं है, बट शोल्डर मूवमेंट्स आर एक्टिव। तो व्हाट आई एम डूइंग दिस, सो दिस इज द अफेक्टेड आर्म, दिस इज नॉन अफेक्टेड आर्म। जैसे हमने एक मसाजर को एक मॉडिफाई किया, जो भी एक्टिविटी घर पे या जो भी टूल्स अवेलेबल हैं, आप रोलर्स यूज कर सकते हैं। उन्होंने नॉन अफेक्टेड से ग्रिप कर रखा है, अफेक्टेड को हमने टाई कर दिया उस लिम्ब से, उस जो इनका हैंडल है उससे हमने टाई कर रखा है अफेक्टेड को, कोई मूवमेंट नहीं है, बट अगेन विद द हेल्प ऑफ बोथ द हैंड ही जस्ट स्लाइडिंग एंड कमिंग बैक। एल्बो ट्रेन हो रहा है, शोल्डर ट्रेन हो रहा है, बिकॉज शोल्डर एक्टिव, एक्चुअली पेशेंट में शोल्डर एक्टिव बहुत जल्दी हो जाता है, मेन प्रॉब्लम विद द हैंड। तो आप ये एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं पेशेंट। देन अगेन दीज आर ऑल्सो पर्पसफुल एक्टिविटी, पेशेंट को अपने वॉशरूम हम उनको सिखा रहे हैं, जिसमें हम बायलेटरल हार्म यूज करा के वही एक्टिविटी कराएं विच आर नेसेसरी, एंड दैट इज अगेन अ टर्म कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी ऑफ टास्क। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रोक पेशेंट और न्यूरो रिहेबिलिटेशन में। प्रैक्टिकलिटी ऑफ टास्क, हमेशा उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल और प्रैक्टिकल चीजें अवेलेबल होनी चाहिए पेशेंट के पास। अगर पेशेंट को ब्रशिंग सीखना है तो वो ब्रश से ही ब्रशिंग सीखेगा, यू हैव टू यूज ब्रश। अगर उनको क्लोथिंग सिखाना है तो आप अल्टीमेट किसी और चीज से नहीं सिखा सकते, और आपको वो चीज यूज नहीं करनी, आपको पेशेंट की ही चीजें यूज करनी है। आप पेशेंट को बोलिए रिहैब सेंटर में अगर आप हैं, और है कि आप वो चीजें लेके, लाइक अगर उनको माउथ वॉशिंग का मैं कोई ये बॉटल ओपनिंग सिखा रहा हूँ, आई एम यूजिंग द बॉटल विच आर रेगुलरली यूज, पेशेंट उसको रेगुलर यूज करता है। देन अगेन स्क्रू बोल्ट पेशेंट यूजिंग फॉर टैब, दिस इज लाइक दिस। अगर मुझे पेशेंट सिखाना लाइक ही इज ऑफिस गोइंग, ही इज इन ड्रेस ओनली, so he is office going, so he have to handle books और files, तो उनको हम क्या सिखा रहे हैं, बुक्स को होल्ड करना। तो अगेन हम क्या यूज कर रहे हैं, बुक्स यूज कर रहे हैं। अगर वो न्यूज़पेपर होल्ड करना सीखना चाहते हैं या यूज करते हैं, हम न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं। तो अगेन मैं कोई टूल या कोई ऐसी चीज नहीं यूज कर रहा जो पेशेंट के वो नीड नहीं है और जो उसकी प्रैक्टिकलिटी में नहीं आती। तो ऑलवेज यूज अ प्रैक्टिकल स्टफ, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट फॉर द प्रैक्टिस। दैट इज दिस वे ऑल्सो, दिस इज अ प्री व्हेन ही इज कमिंग टू द क्लिनिक। ये हमारे क्लिनिक जब आ रहा था तो आए कैसे थे, और नाउ व्हाट इज लाइक उनको ग्लास पहनना सीखना था। आई एम जस्ट ट्रेनिंग दिस थिंग ओनली, यू कैन सी हाउ एक्टिव नाउ ही इज।
अभी कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एक्टिविटी में। पहले उनको पकड़ने में प्रॉब्लम आती थी, हाथ फोल्ड करना, जैसे कंप्लीट टास्क में आ रही थी। हमने टास्क को डिवाइड किया, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करके आपको टास्क सिखा सकते हैं। तो अगेन प्रैक्टिकलिटी ऑफ टास्क। तो उनको पहनना सीखना है तो हम उनको चश्मा पहनाना ही सिखाएंगे। खाना खाना है तो हमें खाना खाना ही सिखाना है हमको। सेम अगेन फॉर ड्रिंक ऑफ वाटर आई एम यूजिंग द रॉ वाटर, मेरे पास वाटर अवेलेबल, हम उसी से सिखा रहे हैं। अगेन इतना एक्टिव नहीं, हाथ ग्रिप उतनी अच्छी नहीं है, बट अगेन प्रैक्टिकलिटी ऑफ टास्क एंड उनकी जो नीड है, पर्पसफुल है, हम उस पर सिखा रहे हैं। नाउ इज वेरी हैप्पी। देन दिस अगेन हम हैंड फंक्शन को अगर ट्रेन कर रहे हैं तो आई एम यूजिंग द ग्लास, जो रेगुलर ग्लासेस यूज करते हैं, आई एम यूजिंग वाटर ऑल्सो, जो कोऑर्डिनेशन बैलेंस के लिए यूज में आएगा। तो वी आर यूजिंग दिस ओनली, आई एम यूजिंग द प्रैक्टिकल स्टफ। दिस इज ग्लास इज अवेलेबल, हमने टॉवल लगा रखा है, वी आर यूजिंग द ग्लास वाटर। सो एक उनके सेंस ऑफ फॉल भी होगा, वाटर गिरेगा नहीं, तो पेशेंट उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनको पता है कि ये चीजें मुझे करनी है, ये मेरे नीड में है, ये मुझे इनकी इंपॉर्टेंस है। पेशेंट वेरी हैप्पीली और वेरी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है ऐसे एग्जाम, ऐसी एक्टिविटीज में। तो ऑलवेज यूज प्रैक्टिकल स्टफ। देन वेरी फेमस इन दिस टाइम दैट इज मिरर थेरेपी, और वेरी यूजफुल फॉर हैंड रिहेबिलिटेशन। अभी कुछ डिवाइसेस भी रोबोटिक्स आ रहे हैं और मार्केट में है जो यूज करते हैं ओनली मिरर थेरेपी। तो मिरर थेरेपी बहुत सारे वे हैं, आप सिंपलेस्ट से मशीन तक जो भी आप यूज करना चाहें, जो भी आपके इफेक्टिवनेस है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, मिरर को यूज करते हैं टू ट्रेन दी हैंड फंक्शन। मिरर्स कैसे वर्क करते हैं, बिकॉज आवर ब्रेन हैज सम मिरर न्यूरॉन्स। लाइक अगर आपने देखा होगा, इफ समटाइम्स समवन इज ईटिंग और वो अपने मुंह के पास चम्मच ले आता है, तो अल्टीमेट जो उसको देख रहा होता है उसका मुंह ओपन होने स्टार्ट हो जाता है। सेम फॉर यॉर्निंग, अगर कोई सामने यॉन कर रहा है उस टाइम पे यॉर्निंग जो देखता है उस वो भी यॉर्निंग करने स्टार्ट करता है। इट मीन्स देयर आर समथिंग विच इज जस्ट कॉपीइंग द प्रोसेस और कॉपीइंग द टास्क। इसमें क्या हो रहा है, मिरर न्यूरॉन्स काम है, देयर आर सम न्यूरॉन्स इन द ब्रेन विच आर पार्टिसिपेटिंग और देयर आर मिमिकिंग द एक्शन ऑफ हैंड्स और एक्शन ऑफ बट एक्शन ऑफ विजुअल टू पेशेंट, जो उसको दिख रहा है। हम क्या करते हैं इसमें, सी हमने बीच में मिरर लगाया है, दिस इज नॉर्मल हैंड, दिस इज अफेक्टेड, और पेशेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। कंडीशन इज विनर थेरेपी, पेशेंट को जिसका अफेक्टेड आर्म है वो दिखना नहीं चाहिए। बिकॉज पेशेंट अगर फुल वीडियो आप देखेंगे इसकी, तो पेशेंट को सिर्फ अपना एक नॉन अफेक्टेड आर्म दिख रहा है, दैट इज नॉर्मल हैंड, और वो कंटिन्यूसली मिरर को देख रहा है, जिससे उसको ऐसा फील या ऐसा मिमिक हो रहा है कि जो अफेक्टेड आर्म है मेरा वो भी हैंड फंक्शन कर रहा है। इनिशियल स्टेज वो फंक्शन बिल्कुल भी नहीं करते पेशेंट, ये नहीं करते थे, काफी अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। और हमने वो जो कोई भी स्मॉल ट्यूब इसलिए पकड़ा है बिकॉज द थिंग इज पेशेंट्स का थंब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो रिकवरी स्टार्ट होती है, हैंड रिकवरी। थंब फंक्शन इंडेक्स फिंगर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू मिडिल एंड रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। हम दो फिंगर को रेस्ट्रिक्ट कराते हैं जिससे इनका ओवर एक्टिवेशन नहीं हो, बाकी फिंगर का भी एक्टिविटी स्टार्ट हो। तो वी आर यूजिंग देयर इज अ मिरर थेरेपी। आई थिंक वॉइस इज नॉट देयर, अदरवाइज मैं आपको दिखाता इन द सेम टाइम। मैं पेशेंट से पूछ रहा था क्या आपका लेफ्ट जो लेफ्ट हैंड है जो नॉन अफेक्टेड आर्म, सॉरी, वो मूव कर रहा है क्या? तो पेशेंट बोले नहीं, मेरा वो हाथ मूव नहीं कर रहा, बट अल्टीमेटली आप देख सकते हैं जैसा वॉइस होगी तो वॉइस इज नॉट। तो पेशेंट्स को आप पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ वो नॉन आप मूव नहीं कर रहा है। सेम दिस इज ऑल्सो मिरर थेरेपी, जिसमें हम सेम स्मॉल फंक्शन सिखा रहे हैं। एक चीज उनको थंब, नाउ थंब इज नॉट दैट मच एक्टिव। नाउ जो अफेक्टेड आर्म उसका फंक्शन स्टार्ट इनिशिएट हो गया, और एट द सेम टाइम उनसे पूछ रहा हूँ वॉइस इज नॉट कमिंग, तो वो बोले नहीं मैं अपना लेफ्ट हैंड, और आप पेशेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है और बीच में कमांड आप दे सकते हैं कि आपको अपना अफेक्टेड आर्म मूव नहीं करना, आपको उसको स्टेबल रखिए, बट अल्टीमेट आप देखेंगे कि वो आर्म मूव होगा। नाउ कंप्लीट वीडियो इज दिस, पेशेंट इज नॉट लुकिंग एट द अफेक्टेड साइड, वो कंप्लीट मिरर में देख रहे हैं। तो पेशेंट मिरर में देखेगा, नॉर्मल हैंड को मूव करेगा, अफेक्टेड आर्म मूव करने स्टार्ट करेंगे, दैट इज अ मिरर थेरेपी, जिसमें मिरर न्यूरॉन्स वर्क करते हैं। So next, this is a mirror box. This is
हम कैसे बना सकते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव वे. इट विल रोटेट, देन यू विल सी दिस इज अ बॉक्स, मिरर है. दिस इज द affected arm which is kept inside the box. और patient continuously वो वर्क कर रहा है. नाउ you see the flicker of thumb and index finger. तो आप एक बहुत अच्छा बॉक्स, एक और जस्ट विथ वेरी फ्यू ऑब्जेक्ट्स आप ये बॉक्स घर पे प्रिपेयर करके बना के एक्टिविटीज इस चीज को करा सकते हैं. इनमें आप एक्टिविटीज इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, लाइक जस्ट नॉट ओपन क्लोजिंग, सिर्फ ओपन क्लोज नहीं कराना है. आप ग्रैबिंग सिखा सकते हैं, रिलीजिंग सिखा सकते हैं, विथ सम पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट, विथ सम टास्क. आप कुछ भी टास्क देकर भी एक्टिविटीज करा सकते हैं. देन देर इज अ मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम, स्पेसिफिक ट्रेनिंग इन विच हम किसी भी टास्क को एक दोबारा सिखाते हैं विथ सम स्मॉल एक्टिविटीज, और उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके. लाइक अगेन पेशेंट की थंब एंड इंडेक्स फिंगर ही एक्टिव हुई थी इनिशियल फेज में, तो हम सिर्फ उन्हीं दोनों को यूज करके मोटर रीलर्निंग करने की कोशिश करा रहे हैं पेशेंट. ट्रेनिंग ग्रैबिंग दिस. और जो आप वायर्स देख रहे हैं हाथ में, दिस इज कॉल्ड एफईएस, फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जो हेल्प करती है पेशेंट को हैंड को ओपन करने को. बिकॉज पेशेंट इन स्ट्रोक अगर हैंड फंक्शन जब आता है, क्लोज करना तो इजी होता है बट ओपन नहीं कर पाते पेशेंट. विथ सम स्मॉल इंटेंसिटी हम वो मशीन्स और करंट यूज करते हैं जिससे पेशेंट थोड़ा इफेक्टिवली उसको ओपन कर पाए. वी आर यूजिंग दिस. अगेन दिस इज ऑल्सो सेम एक्टिविटी, पेशेंट एक्टिवली करने की कोशिश कर टास्क. थोड़ा सा मुश्किल होगा. देन दिस स्लोली learn how to handle these things. Now उन्होंने कंप्लीट कर दिया. It's also an activity. Then here and other activities. आप कोई भी चीजें पेशेंट, just guiding the patient. First thing आपको अपने thumb index finger यूज करनी है, then mid finger, then ring finger, then little finger. इसमें I'm guiding बिकॉज सारी फिंगर एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है कंप्लीट टास्क के लिए. अगर मेजरली दो ही फिंगर एक्टिव होंगी तो अगेन वो एक टास्क में इशू करेगा. तो डूइंग एक्टिविटी, वो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं. जस्ट हिम कीप ऑन गाइडिंग द पेशेंट. कमांड आपको कमांड देनी है पेशेंट्स को. वेयर इज डूइंग द एक्टिविटी. जैसे मोटर रीलर्निंग एक फंक्शन आ चुका है, उसको और स्पेसिफिकली ट्रेन करने स्मॉल ऑब्जेक्ट को. देन अगेन दिस पेशेंट इज ऑफिस गोइंग. तो इन्होंने एक टास्क दिया था मुझे कि विदिन 8 और 10 मंथ मुझे ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा. नाउ हाउ इज बिफोर आप देखेंगे वो अपना पूरा हाथ रख रहे हैं. दिस इज अफेक्टेड आर्म. वो क्या करें, पूरा हाथ बुक्स को ओपन करने के यूज कर रहे हैं, बट विद द प्रैक्टिस, द करेक्ट गाइडेंस एंड रिहेबिलिटेशन, नाउ ही इज यूजिंग हिज थंब, दैट इज अफेक्टेड आर्म. वो बहुत इफेक्टिवली वो हाथ को ओपन क्लोज कर पा रहे हैं. तो हियर वी वेयर कम द मोटर रीलर्निंग प्रोग्राम. तो असिस्टेड कमिंग टू असिस्टेड डिवाइस, हम असिस्टेड डिवाइस कौन से यूज कर सकते हैं. लाइक पेशेंट्स को मोन इफेक्टिवनेस ऑफ होता है, तो बटन ओपन क्लोज करने की प्रॉब्लम है, तो आपको कोशिश करनी है आप वैसे कपड़े यूज करें जिसमें बटन्स नहीं हो, और हाफ स्लीव यूज करें. इफ देयर इज कंडीशन कि आपका पेशेंट अगर ऑफिस गोइंग है, उनको एक्टिविटीज में पहनना है, यू कैन मॉडिफाई द थिंग्स. लाइक देयर आर सम मैग्नेटिक बटन्स, बिकॉज अगर बटन क्लोज करने में स्मॉल टास्क में इशू है, देयर आर सम मैग्नेटिक बटन जो सिर्फ आप पास लाएंगे, बिकॉज देयर इज सम फंक्शन. अगर पेशेंट पास आते हैं तो दे विल जस्ट स्टक. सेम वेलक्रो इन द शर्ट, यू कैन यूज वेलक्रो इन द होल ऑफ द शर्ट बटन. आप पूरे शर्ट में वेलक्रो यूज कर सकते हैं. आप वेलक्रो टाइज यूज कर सकते हैं, टाइज विथ हुक्स यूज कर सकते हैं, और बटन्स की जगह सारी आप वेलक्रो यूज कर सकते हैं. सेम फॉर फीमेल यूजिंग सम स्कर्ट्स और दे आर वेयरिंग सम ड्रेसेस, जिनको उनको नीड होती है यूज वेलक्रो. पेशेंट को गाइड करिए कि आप वेलक्रो यूज कर सकते हैं, जिससे पेशेंट इंडिपेंडेंट फील करेगा. सेम फॉर शू लेस, अगर पेशेंट शू लेस नहीं यूज कर पा रहा, पेशेंट को शू पहनने में इशू है, तो जस्ट डोंट से कि आप स्लीपर्स में आ जाओ, बिकॉज आप किसी चीज को मना नहीं कर सकते. अगर पेशेंट बोल रहा है मुझे शू की इंपॉर्टेंस है ऑफिस में, यू हैव टू फाइंड द वे, तो आप वेलक्रो शू यूज कर सकते हैं. सेम फॉर स्पून्स, देयर आर, बिकॉज अगर फुल ग्रिप नहीं है या स्मॉल ग्रिप्स नहीं है, तो आप कंप्लीट ग्रिप से पेशेंट सिखा सकते हैं. देयर आर सम टूल्स वी आर यूजिंग इन द रिहेबिलिटेशन. हम हैंडल्स इनके वाइडर करा सकते हैं, हैंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड देयर इज अ यूनिवर्सल कफ वी आर कॉलिंग,
is showing you how it works. So there is very effective tool that is called as universal cuff. इसमें वो cuff patients को इसे tie and patient को spoon लगाया. Now हैंड फंक्शन नहीं बट स्टिल एल्बो फंक्शन पेशेंट रीच कर जाता है स्ट्रोक पेशेंट में. मैंने जितना भी देखा है एल्बो फंक्शन दे राइट डू. अब वो उसी फंक्शन से अगेन हैंड को लगा स्पून इन द फूड. नाउ ही कैन यूज और दिस ही कैन परफॉर्म हिज दिस डाइनिंग एक्टिविटीज. अपनी खाना पीना स्टार्ट कर सकता है. तो दीज आर द होम असिस्टेड डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं. नाउ कमिंग टू द एडवांस डेवलपमेंट टेक्निक. देयर आर सम रोबोट्स कॉल्ड माइरो. सेम स्क्रीन है, उसमें डिफरेंट टास्क आते हैं जो पेशेंट को प्रमोट करते हैं विद द हैंड फंक्शन. एफईएस अगर दीज आर मेनली यूज फॉर अगर जिस पेशेंट का उठ नहीं रहा फिर अगर फुट ड्रॉप है उसके लिए यूज करते हैं. देयर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इस वजह से हेड में स्टक होता है और वो एक न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है विद इन द फंक्शन, वो फंक्शन के लिए. तो देयर इज माइरो, देन एफईएस. नेक्स्ट इज Amido. They are robotic. We are using in some in the hospitals, in the clinic also. I think there are some hospitals in the Pune only which are using this technique. So this is a Miro again. अगर पेशेंट का एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं है तो दे आर जस्ट ट्रेनिंग विद द रोबोटिक डिवाइस. सेम फॉर साइबो. साइबो इज आल्सो ग्लव्स व्हिच इज यूज ऑन द मिरर थेरेपी ओनली. जिसमें जिस ब्लैक ग्लव्स, जो ब्लैक ग्लव्स है, अब ग्लव हम यूज करते हैं इन द नॉन अफेक्टेड आर्म. अफेक्टेड आर्म में दिस ग्लव्स अब जो भी मूवमेंट इस आर्म में करेंगे वो मूवमेंट इसमें परफॉर्म होगा विद द एक्टिविटीज ऑफ मिरर न्यूरॉन्स. मिरर न्यूरॉन को हम ट्रेन करके ये फंक्शन पेशेंट को सिखाते हैं. देन VR, virtual reality we are using. Again patient एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बट अगर हम उसको VR के थ्रू ट्रेन करते हैं तो पेशेंट को एक फॉल्स और मिमिक सिग्नल जाता है जिसके थ्रू वो यूज करना और प्रैक्टिस और टास्क करके ब्रेन को रीवायर करते हैं. दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी स्टार्ट करते हैं. सेम फॉर Pablo. This is also device which are the robotic device only we are using for training the patient with the hand function. So I think this is a robotic done. So we can just go for the question session. Fine. Thank you very much, Devendra Saab. If you like, you can close the presentation. We can open to questions if any has. One thing that I was noticing that early on, आपने बोला कि passive movements नहीं कराने हैं. Okay. लेकिन we see later on, जैसे आप दस्तानों की gloves की बातें कर रहे हैं. We also see Chinese, या there are other companies also offering those kind of gloves. तो क्या वो passive movement नहीं है? No, sir. These are not passive. They are we calling as assistive movements because एक completely passive वो कोई और नहीं करा रहा है. कहीं ना कहीं हम patients को active कर रहे हैं. Like if we are seeing these robotic gloves, like this, there is some limitation also कि which machine you use. आप वो machine किसके लिए use कर सकते हैं. Like Cybo जो use है वो दोनों हाथ में ग्लव्स हैं, जो नॉन अफेक्टेड है और अफेक्टेड है. दोनों ग्लव्स पेशेंट के ही हाथ में है. तो अगेन हम क्या करें, मिरर न्यूरॉन्स को ट्रेन कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए. हम कोई भी हम उसका हाथ अगर पैसिव मूवमेंट फॉर व्हेन वी आर कंप्लीटली इन्वॉल्विंग, अगर कोई और पेशेंट कोई सेकंड पर्सन कंप्लीटली इन्वॉल्व है इस टास्क में, लाइक अगर हमको हाथ ऊपर उठा के रखना है हम उसका हाथ पकड़ के उठा के रख, दैट इज पैसिव. इफ सम मशीन इज असिस्टिंग इन द फंक्शन, लाइक इस साइबो अगर ग्लव्स हम यूज कर रहे हैं इसमें पेशेंट के हाथ में ही दूसरा ग्लव्स है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट रिवायर कर रहा है. तो ब्रेन को मिमिक फंक्शंस बोलते हैं कि जो ब्रेन है वो मिमिक कर रहा है किसी फंक्शन. सेम फॉर मिरर थेरेपी. ऐसे भी ग्लोव्स मैंने वी हैव सीन, आई थिंक फिट मी और समथिंग लाइक दैट, जो कि सिर्फ एक हाथ पे ही लगते हैं. तो आर दे इस लाइक दिस Amido. इफ यू आर हमें एक यही इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं कि हम कंप्लीट गाइडलाइंस नहीं पढ़ते कि इक्विपमेंट यूज कैसे करना है. लाइक अगर Amido फंक्शन है, Amido का एक लिमिटेशन है, देयर इज अ 10 डिग्री ऑफ फिंगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन. अगर 10 डिग्रीज में फिंगर स्टार्ट हुई है मूवमेंट तभी आप रोबोटिक डिवाइसेस यूज करेंगे. अदरवाइज यू हैव टू गो टू बेसिक टेक्निक, जो फैसिलिटेशन टेक्निक्स है, बायलैटरल आर्म ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, या फिर जो हम
in the technique we are using this one. Yes, and tapping is there is some technique I was showing. Like this, I will try to show stretch reflexes. Then again, tapping techniques with patient with the help of non-affected arm, affected arm. These are the basic technique. अगर आप वो मशीन में आप एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे, फर्स्ट स्लाइड है कि आपको पहले डिसाइड करना है पेशेंट किस स्टेज ऑफ रिकवरी में है, बिकॉज कंप्लीट एटलीस्ट थोड़ी मशीन सी, बेचनी है एज यू सेड, थोड़ा सा 10 डिग्री मूवमेंट जब आ गया हो, दैट इज उसके बाद, बिकॉज जो मशीन्स की गाइडलाइंस अगर आप पढ़ेंगे, लाइक अमीडो की जो गाइडलाइंस है, जो अमीडो रोबोटिक है, दिस वन, इसी गाइडलाइंस में फिक्स मेंशन है। लाइक सीआईएमटी जो मैंने बताया कि हाथ को किसी ग्लव्स के अंदर डाल देना है या फिर आपको हाथ बांध देना है, उसकी भी लिमिटेशन है कि अगर फिंगर एक्टिवेशन हुआ है आप तभी ये टेक्निक यूज करेंगे। होता क्या है, मशीन्स बेचनी होती हैं कंपनीज को, वो कंप्लीट गाइडलाइंस आप तक आने नहीं देते, या आप उस चीज को पढ़ते नहीं कि वो उसका एक कब आप यूज करना है मशीन। हमेशा यूज करने के पहले आप गाइडेंस लीजिए कब यूज कर सकते हैं, आप उसके बारे में नॉलेज गेन करिए, देन यू हैव टू स्टार्ट मशीन। अदरवाइज गो टू द बेसिक टेक्निक्स जो हम इनिशियल फेज में कंप्लीटली फ्लैसिड स्टेज में करते हैं। तो कंप्लीट हाथ फ्लैसिड है, साइबो कैन बी वर्क ओनली द मिरर थेरेपी, तो वो मिरर थेरेपी पे वर्क कर रहा है। अदरवाइज हर एक जो मशीन है या रोबोटिक हम यूज करते हैं उसका एक कंप्लीट गाइडलाइंस होती है, कंप्लीट जो गाइड होती है उसके थ्रू हम वर्क करते हैं। हाँ जी, हाँ। और ये आपने, आई थिंक समवेयर यू आल्सो टॉक्ड अबाउट फंक्शनल इलेक्ट्रिक एफईएस, एफईएस, तो यस सर। वो कितना इफेक्टिव है या आपने देखा है? बिकॉज ओकेजनली हम इस पे भी डिस्कस करते रहते हैं ग्रुप में। उसकी भी आई थिंक देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज, गैल्वेनिक स्टिमुलेशन भी और सम। Faradic stimulation is there are two type of current we are using FES, that is galvanic Faradic। अगर there is complete degeneration of neurons, अगर complete ही न्यूरॉन का डैमेज होता है, लाइक ब्रेकियल प्लेक्सिक इंजरी होती है, उसमें नस जो नर्व बोलते हैं वो completely कट गई है, हम उसको एक मसल को हेल्दी रखने के लिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और मसल हेल्दी रहे, प्रिजर्व करने के लिए गैल्वेनिक करंट यूज करते हैं। बट विद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम फेरेडिक करंट यूज करते हैं, जो एक फंक्शन को इनिशिएट करते हैं। गैल्वेनिक जस्ट ब्लिकिंग ऑफ द मसल, जिसमें ब्लड फ्लो को स्टॉप करता है, जस्ट फ्लिकरिंग द मसल। तो गैल्वेनिक करंट हम यूज करते हैं सिर्फ मसल्स को हेल्दी रखने के लिए डिनर्वेटिव मसल। फेरेडिक करंट हम यूज करते हैं टू जस्ट ट्रेन दी फंक्शन। तो अब फेरेडिक करंट ऐसा नहीं कि हम उसके थ्रू ट्रेन करते हैं, वी आर जस्ट टेकिंग द हेल्प ऑफ द फेरेडिक करंट। लाइक एक आपने वीडियो में फंक्शन देखा होगा, जिसको वी आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस करंट फेरेडिक। पेशेंट का फंक्शन है, वो हाथ क्लोज कर पा रहा है, बट ओपन करने में उतना इफेक्टिवली, उतने स्ट्रॉन्ग ओपन नहीं कर पा रहा है, देन ओनली वी आर टेकिंग द एक हेल्प ऑफ द दैट करंट, हम उसकी मदद ले रहे हैं करंट की, जिससे पेशेंट को एक फंक्शन का फील होता है और पेशेंट एक लर्न करता है, ओके आई हैव टू ओपन दी हैंड। कंप्लीटली अगर फ्लेक्सिड आर्म है उसमें भी हम एफईएस नहीं यूज करते हैं फेरेडिक। ओनली जब फंक्शन कुछ इनिशिएट हो चुका है और आप वो फंक्शन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम एफईएस यूज करते हैं। And ये कौन सा करंट आप कर रहे थे? थ्रेडिंग करंट, व्हिच काइंड ऑफ करंट? फेरेडिक, फेरेडिक सर, फेरेडिक, FAR, Faraday फेरेडिक, current. Okay, फेरेडिक Faraday करंट। current. That देयर is टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। okay. Faraday and galvanic current techniques. So Faraday गैल्वेनिक, is to be used only when after there is some movement to देयर इज सम facilitate, मूवमेंट to और encourage उसको further movement. स्ट्रेंथन। हम जो लाइक इफ देयर इज सबलुमेशन ऑफ शोल्डर, उसमें भी क्या है, न्यूरॉन्स कंप्लीटली कट नहीं हुए हैं, विद सम इंजरी और ब्रेन वो पार्ट को बोल चुका है, इसलिए वो फंक्शन एक्टिवेट नहीं है ब्रेन में। तो हम फ्रेडिक करंट यूज करते हैं, गैल्वेनिक हम तब भी यूज नहीं करते, हम फ्रेडिक को यूज करके मसल का फंक्शन रीलर्न कराते हैं। बिकॉज फ्रेडिक करंट में होता क्या है, जब भी आप फ्रेडिक करंट यूज करेंगे, आप जो भी फंक्शन या जिस मसल को आप एग्रीवेट करेंगे, जैसे सम मसल बेनी ट्रिगर पॉइंट्स इन द मसल, आप जिस मसल को एग्रीवेट करेंगे उस करंट में, उसका फंक्शन शो करेगा। लाइक इफ आई एम यूजिंग ये मसल को यूज करते हैं इन द एल्बो मसल, वो एल्बो की फंक्शन स्टार्ट करेगा। इफ आई एम यूजिंग फॉर थंब फंक्शन, थंब को एग्रीवेट करेगा। तो अगेन हम वो मसल को ट्रेन करते हैं उसके थ्रू, मसल फंक्शन, नर्व डैमेज नहीं हुआ है, जिस ब्रेन के सिग्नल और जो पाथवे है स्ट्रोक के बाद वो डैमेज हुआ है, बट रिमेनिंग पार्ट इज स्टिल ओपन टू लर्न। तो हम उस करंट के थ्रू मसल को फंक्शन बार बार वो फंक्शन करा के वो एक एक्टिविटी और मसल का फंक्शन ट्रेन कराते हैं। रेडिक करंट यूज करते हैं फ्लैसिड मसल ऑल्सो, लेकिन उसके लिए होती है कि नर्व डैमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्ट्रोक पेशेंट नर्व डैमेज नहीं होती है, सिर्फ वो फंक्शन और वो पाथवे ब्रेन से डाइल्यूट। लाइक इफ आई हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, तो एक
ब्रेन बाय बर्थ एक पाथवे बनाता है किसी फंक्शन को करने के लिए। लाइक मुझे कोई ग्रैब करना है, किसी ग्रिप को किसी को पकड़ना है, तो बेबीज कैसे सीखते हैं? फुल हैंड ग्रिप, देन स्मॉल ग्रिप, एक पाथवे हम सीख चुके होते हैं। स्ट्रोक के बाद ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हुआ, इट मीन वो पाथवे भी डैमेज हो चुका है, बट जो ब्रेन का बाकी पार्ट है दैट इज अवेलेबल, स्टिल अवेलेबल टू रीलर्न। तो आपके पास मसल्स हैं, आपकी हैंड भी एक है, आपके पास वो पार्ट डैमेज नहीं हुआ, लाइक हैंड में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ आपको ब्रेन का पाथवे डैमेज हुआ है। तो अगर हम उस मसल को सेम फंक्शन बार बार कराते हैं, जो अदर पार्ट ऑफ ब्रेन है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है, वो फंक्शन सीख जाएगा, बिकॉज वो पाथवे बनता है, दैट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो फ्रेडिक करंट जब हम यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हम फ्रेडिक करंट के थ्रू उस मसल को, जिसका प्रॉपर फंक्शन है, उसको बार बार एग्रीवेट करते हैं, जिससे ब्रेन वो रिवायर हो, वो फंक्शन सीख जाता है। तो वी आर यूजिंग फेरेडिक करंट, गैल्वेनिक हम यूज नहीं करते हैं इसको। Right, right. Okay, anyone has any questions? Maybe I can close your sharing. Devendra साहब, इससे बंद कर यस लूं? सर, हाँ I'll close that now. If anyone else has any questions, Yeah. you can just ask. Shruti ji, yes, you're there. Yeah. Right. Yeah. This Cyrebo, this gloves you showed, Dr. Devendra Singh. Sir, what I want to know is, there is one more glove in Amazon which costs approximately 22,000, but I have not purchased. But there is not much instructions mentioned under that, telling that you should have 10-degree movement. So this is the basic. It is not basic. Actually, which gloves is available in Amazon, I don't know. I use Cybo, but I'm not just completely dependent on these gloves or electronic device. They are just helpful for patient. There is some limitation in the Cybo also. अगर आप Cybo use करते हैं तो उसमें एक limitation है कि समझ अगर जो मेरे patients ने देखा, अगर patient की फ्लैची स्टेज में और देयर इज सम मूवमेंट, साइबो इज वर्किंग। बट अगर बहुत ज्यादा स्पास्टिक हैंड है, अगर आप साइबो यूज करते हैं, तो ना तो वो ओपन करता है, और जो उसकी ग्लव्स की जो पाउचेज है इसमें फिंगर्स जाती हैं, वो भी रिमूव होने लग जाता है। तो जस्ट यूज साइबो और जस्ट ग्लव्स एज अ पार्ट ऑफ द टेक्निक, कि आप एक एक्स्ट्रा यूज है। लाइक अगर आप मिरर न्यूरॉन एक्टिवेट करते हैं, आप मिरर थेरेपी नहीं कर पा रहे हैं, ये अवेलेबल है, तो आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं। बट इन द स्ट्रोक, सॉरी, स्ट्रोक लेवल आप फोकस रहिए और जस्ट मेनली try in the basic techniques only. There are robotics, but they are using advanced stage like Amido, or there are other robotics. कब यूज में आ रहे हैं? जब पेशेंट इफेक्टिवली फंक्शंस आ चुके हैं, मतलब प्रॉपर और स्पेसिफिक फंक्शन नहीं आए। लेकिन उसका फिंगर्स मूवमेंट थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हैंड वो रेज कर पा रहा है, हैंड को टच कर पा रहा है, देन हम उसको स्क्रीन पे काम करा सकते हैं। बट अगर हाथ कंप्लीटली फ्लेक्सिड है, तो अगर आपको रोबोटिक्स एडवाइस करते हैं, बिकॉज दे हैव टू सेल देयर मशीन। आई एम जस्ट, हाँ, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज उनको सेल करना है, तो दे आर सेलिंग द मशीन, और दे आर द ट्रेंड आल्सो इन रोबोटिक्स। दे आर रोबोटिक्स यूजिंग इन सम स्पेसिफिक केस। तो आपको जजमेंट और आपको अपने थेरेपिस्ट या उनसे कंप्लीटली नॉलेज और आप डिस्कस करना होगा। ओके, अगर आप ये रिकमेंड कर रहे हैं पेशेंट को, या आप उसके लिए मुझे चार्ज कर रहे हैं मशीन्स में, क्या वो मेरे पेशेंट के लिए इफेक्टिव है या नहीं। तो अगर आपको उसमें लगता है कि अगेन पेशेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट मशीन करा रही है, तो अगेन आई डोंट रिकमेंड कि अगर स्ट्रोक पेशेंट है, तो अगर सिर्फ मशीन कंप्लीटली वर्क करी, कोई भी मशीन हो एक्स वाई जेड, अगर कंप्लीट सिर्फ मशीन काम करा रही है, तो वो यूज में नहीं होगा। Okay, thank you. What I wanted to know is, at 5 years, my husband's fingers are flickering. He can pick an object and he can drop them. So, but the spasticity in each finger is different. Okay. So, आप just you want to why spasticity different in these fingers, different in every finger? You want to know that कि आप ये fingers में different spasticity क्यों है? Hello, ma'am. Hello, sir. You heard my question? I heard your question. I didn't get you. You are just saying that there is a different I will type repeat the question again. My husband's fingers are flickering. The right hand fingers, they are flickering, but he can pick an object and he can drop them. He can drop them with some effort. He is regularly doing exercises, and he is mainly picking and dropping objects. And he is also doing the stretching exercises for the palm
He stretches his palm completely, and he also wears a splint. What I want to know is, from the flickering stage, what is usually the next improvement that is observed? Okay, that is if there is a willingly participation, like you're saying, your husband is able to just grab and release the finger. It means there is he is in the stage second, Robinson stage second. So now we have to focus on the functional activities, because that is not a completely passive state. Now he can learn the function more specific. If just he is dropping the object for a few seconds, just you can increase it and just hold it, release. Then again, you can give him the command also. Like when you are saying holding, just you have to hold. When I'm saying releasing, then only release. It means you are just going to more specific, more advanced part of the rehabilitation. So different type of tightness is there because of the use of finger. Like we mostly use index and thumb finger for major tasks. These are the strongest finger. Same way, mid is little bit weaker than the index finger. So there is the power difference in the finger only because of hand function. That is anatomically we are using. Like for me also, for you also, there is different type of strength in the different fingers. We are mostly using the index and thumb finger. So if he is able to do, so don't just go for uh, this stretching or stretch activity. If he is able to do willingly for a minute activity also, just now completely do or just give the task where he is actively participating. Now just train the activities more specifically. जो भी फंक्शन हो रहा है अब आप उसको एडवांस करिए with the specific task. Up like in the video I saw the cube part. If he is able to do with the full hand, you can go with the two finger. So just give activity where he is using only two fingers. Three fingers are these remaining fingers not using. If you're able to do with the thumb index, now just try to do the activity with the thumb and mid finger. Same for the ring finger. Now train specific finger, specific task. If he is able to do with the full task. Now releasing, gripping and releasing is fine. Now go for the specific task. So try to give in the functional activities where you're giving the function or giving the task to the patient. Thank you. Thank you. Very helpful and informative. Hello. Thank you. Thank you. Anyone else would like to ask something? अगर और किसी ने पूछना है? Yes. हाँ, एक question था देवेंद्र जी को. हाँ. Thanks. So very useful session. Thank you जी. It was very helpful. But अभी जो मेरी mother को है, उनको elbow movement है. She is able to lift her hand. Elbow movement है. But and जो physiotherapist आते हैं, he does pretty much whatever you were saying, a lot of those things. लेकिन उनका हाथ बहुत दर्द देता है. उनको हाथ अगर छुआ भी तो बहुत दर्द देता है. मतलब बिल्कुल शोल्डर से all the way down to the elbow, it hurts. मतलब इतना हाथ दर्द देता है कि हाथ नहीं लगाने देती किसी को भी. तो फिर क्या करे उसके लिए जो दर्द थोड़ा कम हो सकता है या रिलीफ मिल सकता है या कुछ तो. There are some अगर आपने पिछले वेबिनार अटेंड किया होगा, there is a different condition in the stroke where term I discussed is painful shoulder. तो आपको फाइंड करना होगा और एक उस पैथोलॉजिकल वे में जाना होगा जो पेन का रीजन है. बिकॉज देयर आर हाइपोथैलेमिक पेन आल्सो. बिकॉज कुछ स्ट्रोक केसेस क्या होता है, हाइपोथैलेमिक पेन स्टार्ट होता है. दिस इज नॉट विद द शोल्डर, दिस इज फ्रॉम द ब्रेन. पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं मुझे पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन होगा, नाइट में होता है, दैट इज एग्रीवेटेड. दैट इज हाइपोथैलेमिक पेन. सेकंड देयर इज पेनफुल शोल्डर. इसमें क्या होता है, अगर हाथ में स्वेलिंग है या हाथ दबा है या कोई डिसलोकेट हुआ है, उसकी वजह से पेन हो सकता है. तो अगर आप बोले फुल हैंड कंप्लीट होता है तो आस्क टू योर न्यूरोलॉजिस्ट और आस्क योर थेरेपिस्ट टू डायग्नोस व्हाई दिस पेन इज देयर. वो पेनफुल शोल्डर की वजह से हुआ है, वो हाइपोथैलेमिक पेन है, या वहाँ कोई इंजरी है उसकी वजह से पेन है. बिकॉज इन व्हाट माय एक्सपीरियंस इज विदाउट रीजन या फिर अगर हैंड पोजीशन वो पेन होता नहीं शोल्डर में. अगर सबलेक्स शोल्डर है तो तभी तक पेन होता है जब तक वो अपनी जगह पर रिलोकेट नहीं होता है. देन दिस इज द कॉज ऑफ पेन. क्योंकि शोल्डर आप बोले शोल्डर सबलेक्स तो नहीं है, नीचे निकला तो नहीं है शोल्डर. नहीं. Just find out the way. Maybe it is a painful shoulder or hypothalamic pain. You have to just discuss with it. If for hypothalamic pain, there is some drugs also there. There are some techniques where we're treating the patient in the different way. Like this is pain. That is not the exact pain which is in the hand. वो हाथ में pain नहीं है आपके. वो brain से aggravate हो रहा है pain.
तो पेशेंट की लर्निंग होना स्टार्ट होती है, उसके थ्रू हम ट्रेन करते हैं। इफ देयर इज हाइपोथैलेमिक पेन, कुछ मेडिसिन भी आती हैं जिसको पेन गेट, जो पेन हम महसूस करते हैं, देयर इज अ कंप्लीट पैथोलॉजी इसमें पेन गेट एक्टिवेट होता है। वो मेडिसिन उस पेन गेट को क्लोज करते हैं, बिकॉज वो पेन फिजिकली नहीं है उनको, वो ब्रेन का हाइपोथैलेमिक एग्रीगेशन की वजह से, इसके थ्रू भी हम उसको डिप्रेस करते हैं पेन को, जिसकी वजह से फाइंड वेज पेन क्यों हो रहा है। बिकॉज अगर रिस्ट हैंड में होता तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर कंप्लीट लिम्ब में पेन है, यू हैव टू फाइंड द वे कि आप कहाँ से पेन एग्रीगेट हो रहा है। ओके, थैंक यू। Okay, anyone else or kuch here? Or I think we are well past 8 p.m. Yes, sir. You need a lot of your time, Devendra sir. So I think we can close now. Thank you very much. I am sure it was very useful. It will be very useful also for others. We will see it later. So thank you very much, Devendra sir, again for all your efforts. And thank you for the platform, sir. You are raising this awareness for stroke, because well, many times limited. I think we need people like you to more actively help us. That's all I can say. You know? So well, we look forward to that. Thank you very much, and thanks all for who have attended. Hope it was interesting and useful for you. And I am closing the meeting now.